राधे राधे सभी भाइयों को। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की 2025 की भर्तियां का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हमारे नोटिफिकेशन में ये जो हमारे पास जो सब्जेक्ट मेंशन करे हैं कि मैथमेटिक्स होगा, हिंदी होगा, मूल विधि और सामान्य विज्ञान और हिंदी होगा। तो हम जो मूल विधि वाला टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट कवर करेंगे इस भर्ती के लिए। ये मान लीजिए आपका 99% आपका सिलेबस इसी में हम करा देंगे। मतलब जो 1% है वो तो कुछ भी नहीं कह सकते, पर मूल विधि के 7 से 8 प्रश्न, हाँ भाई मेरे भाइयों, 7 से 8 प्रश्न जो आएंगे वो इसी कक्षा से आएंगे। बाकी आपको संविधान तो खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे। मूल विधि एक ऐसा एक नया टॉपिक हो जाता है बच्चों के लिए जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सिलेबस पर नज़र मार लेते हैं कि ये बीएनएस हो गया, बीएनएनएस हो गया, ये क्या है? ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये मतलब पुराने जो आईपीसी और सीआरपीसी होते थे ना, उन्हीं का थोड़ा बस नाम बदल दिया गया है। बाकी जो पहले रूल्स थे वही रूल्स अभी हैं, बस सेक्शंस का नंबर चेंज हुआ है। मान लो कोई सेक्शन 1 में था, वो सेक्शन 2 में, इस हिसाब से बस नंबरिंग वगैरह चेंज हुए हैं, बाकी रूल्स तो सारे वही हैं। तो फिर भी हमें पढ़ने तो पड़ेंगे। तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा। महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जातियों, एससी एसटी वालों के लिए वो हो गए, क्या कहते हैं, नियम हो गया। यातायात के लिए नियम हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम होगा, वन संरक्षण के लिए नियम होगा, मानव अधिकार के लिए नियम होगा, ये आरटीआई वगैरह, भ्रष्टाचार वगैरह, ये सारा जितना भी सिलेबस भाइयों इसमें लिखा हुआ है, भू राजस्व कानून के लिए सामान्य ज्ञान, ये सारा जो कि हमारे ये रोजगार रिजल्ट पे इसमें मेंशन किया था यूपीएसआई की नोटिफिकेशन में कि ये सारा सिलेबस है अपना। तो हम इस पूरे सिलेबस को 100% कवर करेंगे। तो पेपर में यहीं से फंसेगा क्वेश्चन, आप इस बात पे पूरा विश्वास कर सकते हैं। तो जैसे कि अब ये सारा सिलेबस लिखा हुआ है, तो हम एक एक करके धीरे धीरे एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको पूरा फिनिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता हो गया और भारतीय ये बीएनएस और बीएनएनएस जो हो गया ना, ये थोड़े बड़े टॉपिक हो जाएंगे। तो बड़े टॉपिक हो जाएंगे तो बोरिंग भी हो जाएंगे थोड़े से, अगर हम इनको स्टार्ट कर देंगे तो इसलिए हम इसको छोड़ के हम महिलाओं से स्टार्ट करते हैं, महिलाओं से, बच्चों से, फिर धीरे धीरे करके, मतलब ऐसे इस लाइन से ही हम चलेंगे। पर जो हमारा ये है स्टार्टिंग के जो बीएनएस और बीएनएनएस, इनको हम बाद में कर लेंगे आखिरी में, ताकि हम पे ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए। हम लोग ज़्यादातर एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, एसएससी हो गया और ये दिल्ली पुलिस हो गया, मतलब ये जो भी अपनी सेंट्रल स्टेट की भर्तियों की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये नहीं आता है। हमारे जनरली इंग्लिश मैथ साइंस और जीके रीजनिंग आती है, और किसी की हिंदी भी आती है एसएससी जीडी वगैरह में। तो ये नया सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको जो हैवी टॉपिक्स हैं उनको बाद में करेंगे। बाकी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अपना पहला टॉपिक मैं यहाँ मतलब सेकेंड से स्टार्ट करूँगा, महिलाओं से, ठीक है। तो जैसे कि पहला ही टॉपिक है अपना, ये महिलाओं के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कि महिलाओं का संरक्षण, तो अब इसके अंदर भी बहुत टॉपिक होते हैं, जैसे दहेज हो गया, घरेलू मार पिटाई वगैरह हो गई, मतलब बहुत इसके अंदर भी टॉपिक्स हैं। तो आज महिलाओं वाले में मतलब सेकंड पार्ट का हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। मतलब जो डाउरी होती है, जो दहेज लेते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ेंगे, डायरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि 1961 में इसको लाया गया था। तो देखिए, और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस पैटर्न से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें कोई भी हम एक्ट पढ़े हैं, तो कोई भी जो हम एक्ट पढ़ेंगे उसमें हमको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो बिल कब आया, वो बिल कब एक्ट बना, जो एक्ट बन गया तो उसमें कितने चैप्टर्स मतलब अध्याय हैं, और उसमें कितनी धाराएं यानी कि सेक्शंस हैं। ये 4 पॉइंट हमको क्लियर करके रखने हैं जब भी हम कोई अधिनियम या फिर एक्ट पढ़ते हैं। तो जब भी हम कोई एक्ट पढ़ेंगे हमें ये 4 पॉइंट क्लियर करके चलने हैं, ठीक है। तो एक बार समझा देता हूँ उनका मतलब क्या होता है, कईयों को नहीं पता होगा। बिल क्या होता है? जब वो पेश किया जाता है अपने पार्लियामेंट में, कोई जैसे कि ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो नए नए रूल्स वगैरह के लिए लोग अपने बिल बनाते हैं, अपनी जो संसद है वो बिल बनाती है, पार्लियामेंट। बिल मतलब 20 मई 1961 को ये बिल बना था कि ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें सहमति मिलती है। सहमति कैसे मिलती है ये आपने पढ़ा होगा अपने पॉलिटी में, कि पहले राज्यसभा होता है, राज्यसभा में वो जब बिल को सहमति मिल जाती है, फिर लोकसभा में सहमति मिल जाती है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में सहमति मिल जाती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, तब वो बिल आपका एक्ट बन जाता है। मतलब एक्ट मतलब लागू हो गया, वो अब इन्फोर्स्ड हो गया, वो अब उस पर काम शुरू हो गया, मतलब ये मान लीजिए। तो पहले पेपर में रहता है, फिर जब एक्ट बन जाएगा तब वो एक्ट में आ गया, एक्ट मतलब काम पे आ गया। तो ये ठीक है, ये बिल और एक्ट में फ़र्क है। बिल मतलब जब वो आया, और एक्ट मतलब जब वो लागू हो चुका है, जब वो वर्किंग हो गया। और अध्याय मतलब चैप्टर्स, और ये धाराएं मतलब सेक्शन, की उसके कितने सेक्शंस है, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कितने टॉपिक्स हैं, ये मान लीजिए। तो ये जो अपना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था,
इसका ये बिल आया था 20 मई 1961 को, और ये एक्ट बना था 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, इसमें अध्याय नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा बिल है। इसमें देखो सिर्फ 10 धाराएं हैं, और 10 धाराओं के लिए चैप्टर्स बांटना कोई नेसेसरी नहीं लगा इन लोगों को, क्योंकि 10 धाराएं बहुत कम धाराएं, आगे चल के हम पढ़ेंगे किसी में 30, किसी में 37 धाराएं वगैरह होंगी, तो उनमें अध्याय आ जाएंगे। इसमें कोई अध्याय नहीं, आपको ये रटना है, जो जो मैं बताऊँ उनको रट लेना है आपको, कि ये बिल इस तारीख को आया था 20 मई को, 1 जुलाई को ये लागू हो गया था। इसमें एक भी चैप्टर्स नहीं है और इसमें 10 धाराएं हैं। ठीक है, तो अब हम सेक्शंस पढ़ेंगे। जो 10 धाराएं हैं ना, धाराओं को सेक्शंस कहते हैं। तो मैं S1 लिखूंगा, जैसे धारा 1 को लिखूंगा सेक्शन 1। तो जो पहली धारा है वो ध्यान रखना कि कोई भी बिल हो गया, कोई भी, ये वाला डायरी प्रोविजन एक्ट लो, आगे चल के जो भी बिल आएंगे, तो स्टार्टिंग का जो पहला सेक्शन होता है हर धारा का, हर बिल, हर का हमारा जो पहला सेक्शन होता है वो आपका उस बिल के लिए, उस एक्ट के लिए नाम बताता है, उसका विस्तार बताता है कि वो कहाँ कहाँ तक लागू है और वो कब शुरू हुआ था। जो पहला सेक्शन होता है किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि ये इसका जो सेक्शन 1 होगा वो इसका नाम बताएगा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, पूरे इंडिया में है, और कब शुरू हुआ था वो तो हमने देख ही लिया, ये इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, मतलब इस टाइम पे इनेक्ट हो गया था। ठीक, अब सेक्शन 2 है, ये भी सबके लिए सेम होता है। ये परिभाषा बताता है, परिभाषा किस चीज़ों की, जो भी इस बिल में आगे चल के कोई ना कोई ऑफिसर आएगा, मान लो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर हो गया या फिर और मजिस्ट्रेट वगैरह हो गए, तो उनकी डेफिनेशन बताएगा कि इसकी जो दहेज की परिभाषा बताएगा, और जो भी इनके अंदर इसके नेक्स्ट में जो भी चीज़ें होंगी उसकी भी परिभाषा बताएगा सेक्शन 2। ठीक है, अब ये जो 1989 लिखा है ये मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले हम सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 2 में क्या बताता है, परिभाषा सभी में, जितने भी अपने वो हैं एक्ट। अब देखो सेक्शन 3 क्या कहता है इसका, सेक्शन 3 कहता है दहेज लेने या देने के लिए सशस्ती, मतलब पेनल्टी, जो भी दहेज लेगा या जो भी दहेज देगा उसको पेनल्टी लगेगी। उसको क्या पेनल्टी लगेगी, उसको जेल होगी और जुर्माना दोनों होगा, एक नहीं दोनों होगा, जेल भी होगा जुर्माना भी होगा। ऐसा पेपर में आया था, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि पूछा गया है कि मतलब कितने साल की जेल होगी या कितना फाइन लगेगा, वो भी हमको पता होना चाहिए। मैं प्रीवियस ईयर भी करा दूंगा आपको। देखिए, तो जब भी इसमें दंड मिलेगा, तो अगर कोई दहेज मांगता है या कोई दहेज देता है तो उसको कम से कम 5 साल की जेल और 15,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, और जो दहेज उसने लिया है वो वापस भी करना पड़ेगा। ठीक है, दहेज वापस करना पड़ेगा प्लस 15,000 जुर्माना देना पड़ेगा, और 5 साल की जेल तो होगी। यह है सेक्शन 3। सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 कहता है दहेज मांगने के लिए पेनल्टी। ये जो सेक्शन 3 था ये कहता है कोई ले रहा है या दे रहा है, मतलब दहेज या तो ले लिया गया है या तो दे दिया गया है, उसके बाद इनको लोगों को पता चला तो फिर ये वाला सेक्शन 3 लगेगा। लेकिन मान लो किसी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो शादी वगैरह होती है तो बोलते हैं लड़की की क्या डिमांड है, डिमांड बोलते हैं ना हम लोग, डिमांड क्या है, वही मतलब लड़का क्या चाहता है, क्या मांग रहा है लड़का शादी के लिए, तो उसी वही है दहेज मांगने के लिए पेनल्टी। अगर कोई दहेज मांगता भी ना, भले उसने लिया नहीं है, बस वो मांग रहा है, तो भी तो सेक्शन 4 लग जाएगा। ठीक है, इसमें जो दंड होगा 6 मंथ से लेके 2 साल तक रहेगा, और इसमें जुर्माना 10,000 रुपये लगेगा। ठीक है, अभी समराइज भी कर दूंगा। तो देखो सेक्शन 4 क्या कहता है, दहेज सिर्फ मांग रहा है, अगर वो मतलब लिया नहीं है बस मांग रहा है तो सेक्शन 4 लगेगा। और सेक्शन 4A तब लगेगा जब विज्ञापन करेगा, विज्ञापन, और मतलब ये विज्ञापन पे पाबंदी कह रहा है कि हमारा 4A विज्ञापन पाबंदी, मतलब जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे रील वगैरह में देखा होगा कि कई बुजुर्ग लोग, कई मतलब लोग बोलते हैं कि मैं 80-85 साल का हो चुका हूँ, मेरी बेटी कुंवारी है, कोई मेरी बेटी शादी करेगा तो मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा, मेरे बैंक में इतना रुपए वो दे दूंगा, मतलब प्रचार ही तो कर रहा है न्यूज़पेपर वगैरह या फिर रील वगैरह में, वीडियो वगैरह में, तो प्रचार करना मना है। तो अगर कोई ऐसे प्रचार भी करता है तो उसको भी दंड मिलेगा, उसको विज्ञापन करने पे पाबंदी है। ऐसे ये जो बेटी है वो बेटी कोई सामान थोड़ी है जो आप बेच दोगे उसको कि इतने रुपए ले लो, तो ये गलत बात है। तो 4A क्या कहता है, विज्ञापन पर पाबंदी। इसमें क्या होगा, कम से कम 6 साल की जेल से 5 साल तक हो सकती है, मतलब कम से कम 6 साल, मैक्सिमम 5 साल की जेल होगी अगर कोई विज्ञापन करता है। ठीक है, जुर्माना 15,000 लगेगा। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि जुर्माना 15,000 लगेगा। सेक्शन 3 में भी 15,000 लग रहा था, सेक्शन 4A में ही 15,000 लग रहा है। बस अगर कोई मांगता है ना, मतलब लिया नहीं है बस मांग रहा है, तो 5,000 कम 10,000 जुर्माना लगेगा। बस ये थोड़ा याद रखना, 15, 10, 15। ठीक है,
अब सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है कि दहेज लेने व देने के लिए जो करार होते हैं, करार मतलब एग्रीमेंट, दहेज लेने या देने के लिए जो एग्रीमेंट होते हैं वो शून्य होंगे। मतलब जैसे कि मैं लड़का वाला हूँ, सामने कोई लड़की वाली है, मैंने कहा कि तुम मेरी उस लड़की वाली ने कहा कि मेरे पास अभी रुपए नहीं है, तुम शादी कर लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो मतलब एग्रीमेंट हो गया हमारे बीच में कि मैं शादी कर लेता हूँ और वो मेरे को बाद में रुपए दे देगा, हमारी शादी हो गई, अब वो रुपए दे नहीं रहा मेरे को। तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई उसने कहा था कि वो रुपए देगा तो उसको रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये मना है। अगर कभी कोई दहेज लेने देने, ये इलीगल है ना दहेज लेना देना, इसलिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। वो सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि दहेज लेने या देने के लिए जो एग्रीमेंट, करार जो होता है वो शून्य होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, चाहे वो कुछ बोले चाहे लिख के दे दे। वो दहेज देने के लिए कोई एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो कोई काम मान नहीं होगा। ठीक है। और एक चीज़ बता दूं आपको, जैसे कि अगर मान लो दहेज, ये आपने सुना भी होगा कि जैसे कि किसी की शादी हो गई है, उसने कहा, उसके पिता ने कहा था कि हम दे देंगे, मान लो वो नहीं दे पाया, तो जो लड़के वाले हैं उस लड़की को प्रताड़ना करते हैं, उसको सताते हैं। तो उसके लिए दहेज मृत्यु भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा, दहेज मृत्यु क्या होता है। ये अपने बीएनएस में मैं पढ़ाऊंगा, जब ये बीएनएस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। धारा 80 में है ये टॉपिक, कि जब अगर ये दहेज मृत्यु कब लगती है, जैसे कि कोई महिला है, उसको उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, तो फिर वो अगर वो मर गई किसी कारण, तो कब माना जाएगा कि वो दहेज की वजह से मरी है। तो उसके लिए लिखा हुआ है अपने ये बीएनएस वगैरह में, ये पढ़ेंगे हम। अब ये अभी के लिए इतना याद रख लो, धारा 80 में है, वह मृत्यु जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर, मतलब 7 साल के अंदर अगर मरी है ना महिला, तो हम, अगर पत्नी 7 साल के अंदर मरी है तो उस केस को हम दहेज मृत्यु के केस में लेंगे। कब? जब जला के उसकी हत्या की गई हो, या फिर कुछ संदिग्ध हो, मतलब असामान्य, कुछ डाउटफुल चीज तरीके से मर गई हो, मान लो जहर खा लिया हो, या फिर अचानक से पता नहीं चला फांसी लगा ली हो, मतलब किसी को कोई शक ना हो और वो मर गई हो किसी तरीके से। तो डाउट में अगर मरी हो, संदिग्ध में, और जल के अगर मरी हो, तो हम उसको दहेज मृत्यु का नाम देते हैं, दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु मतलब कि वो दहेज के लिए मारी गई है। ठीक है। और एक और टॉपिक, मतलब एक और बात, कि जैसे कि अगर कुछ समय पहले लड़के वालों ने लड़की वालों से मांग भी की है ना कि हमें दहेज दे दो, मतलब थोड़ा दहेज की मांग की हो और तब मरी हो, तो भी यही दहेज मृत्यु मानी जाएगी, क्योंकि दहेज के लिए मरी है, सिंपल सी बात है। अब सेक्शन 6 पे आ जाते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है? दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए होगा हक। जैसे कि कुछ सास वगैरह होती हैं, दहेज आ जाता है तो वो अपना दहेज मतलब रख लेती हैं, एक अलग कमरे में रख देती हैं और बोलती हैं अभी तो मेरे ससुराल से जो मेरे मायके से जो आए थे वही यूज करो। तो मतलब पत्नी यूज करना चाह रही है पर उसकी सास यूज नहीं करने दे रही है, तो पत्नी पे हक है, अगर उसको दहेज आता है तो वो दहेज जो उसका भी सामान है, जो भी उसका सामान आया है, तो उसको यूज करने का पूरा हक है। अगर और क्या कहते हैं, अगर वो सामान डायरेक्ट लड़की ने नहीं लिया, किसी उसके घर वालों ने लिया जाए, तो घर वाले ही लेते हैं दहेज। तो घर वाले में ने अगर दहेज लिया तो 3 महीने के अंदर वो दहेज लड़की के पास पहुंचना चाहिए। मान लो अगर अलग अलग रहते हैं तो 3 महीने के अंदर लड़की को वापस करना होगा। ठीक है, लड़की के लिए वो सामान उसका। और एक चीज़ बता दूं, ये जो दहेज है, दहेज होता क्या है? दहेज ये होता है जब लड़के वाले को लड़की वाले कुछ गाड़ी हो गई या मतलब कोई भी प्रीसियस आइटम हो गया। ये डेफिनेशन में अपने सेक्शन 2 में मेंशन है दहेज की डेफिनेशन, कि जो भी लड़की वाले लड़के वालों को गाड़ी, कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स वगैरह देते हैं, प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी भी इसी में आ जाता है, एनी वैल्यूएबल आइटम जो कि देते हैं और मांग कर, वहाँ लड़के वाले मांगते हैं और ये लोग देते हैं, तो उस चीज़ को दहेज कहते हैं। पर अगर लड़के वाले ने मांगा नहीं और फिर दे रहे हैं गाड़ी घोड़ा, तो वो दहेज की कैटेगरी में नहीं आता है। दहेज की कैटेगरी में वो चीज़ें आती हैं जब लड़के वालों ने मांगा हो, तो वो दहेज के अंदर आएगा। दहेज अगर क्या कहते हैं बिना मांगे मिल रहा है तो वो दहेज नहीं, गिफ्ट के तौर पे आता है, उसे हम गिफ्ट कहते हैं कि गिफ्ट है। ठीक है। अब सेक्शन 7 क्या कहता है? अपराधों का संज्ञान, मतलब ये जो अपराध हुए इसकी जानकारी आप किसे देंगे? मान लो आपके साथ अपराध हुआ, आप परेशान हो, तो सुनवाई कहाँ होगी? अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, मतलब महानगर में रहते हो, जैसे कि दिल्ली हो गया, इन सब जगहों पे रहते हो, तो आप वहाँ के मजिस्ट्रेट में से जाके बोलोगे। और कहीं छोटी मोटी जगहों पे रहते हो, जैसे गांव कस्बा वस्बा हो गया, यहाँ रहते हो, तो आप जेएमएफसी से जाके शिकायत करोगे। ये पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जेएमएफसी क्या होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट मतलब जो, और हाँ एक चीज़ बता दूँ, जज होते हैं और जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो अलग होते हैं। मजिस्ट्रेट होते हैं जो छोटे मोटे काम, मतलब छोटे मोटे नहीं, मतलब फिर भी काफ़ी, जजों के पास बड़े अलग मैटर जाते हैं, सिविल कोर्ट वगैरह वगैरह होते हैं। हमें तो अपने सिलेबस में याद रखना है मजिस्ट्रेट के पास जाना है, जज के पास, ठीक है। और जो अगर कहीं और जगह रहते हो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो होते हैं उनको कहते हैं फर्स्ट क्लास वाले, इनके पास हम जा सकते हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है? अपराधों की प्रकृति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएसआई के लिए, अपराधों की प्रकृति। अपराधों की प्रकृति मतलब होता है कि वो अपराध कैसा है। मान लो कल को मैं आपके पास आया और मैंने आपसे 5 रुपये मांग लिए और मैं आपको 5 रुपये नहीं दे रहा हूँ, तो वो भी तो अपराध ही है एक हिसाब से। पर कैसा अपराध है? क्या उस 5 रुपये के लिए मेरे को 10 साल की जेल हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये अपराध जो है ना, उसकी प्रकृति होती है, 3 चीज़ें होती हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के पेपर में आए भी हैं पहले, तो इसको समझ लोगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। पहला वर्ड है कॉग्निजेबल, मतलब संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल वो अपराध होते हैं जब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। वारंट कौन इशू करता है? वही मैजिस्ट्रेट वारंट इशू करते हैं, ठीक है। तो जब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर ले तो वो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे कि ये जो डाउरी है, दहेज वाला भी, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मान लो अगर किसी को पता भी चल गया ना कि दहेज ले रहे हो, तो बिना वारंट के आके आपको उठा के जेल में धर देगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कॉग्निजेबल की, दो पॉइंट होते हैं कि पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और इसमें 3 साल से ज़्यादा की जेल होगी। हाँ, मिनिमम 3 साल से ज़्यादा की जेल होगी, तो वही होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आपको 3 साल से कम की जेल है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होगा। और ऑफेंस मतलब वही, आप किसी को परेशान कर देते हो, कुछ बुरा कर देते हो, तो ऑफेंस होता है, किसी के विरुद्ध कुछ कर देते हो। तो वही ये कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जब आपको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर ले और 3 साल से ज़्यादा की जेल हो। और ये ठीक है, तो कॉग्निजेबल होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल, 2 प्रकार के ऑफेंस होते हैं। और बायबल और नॉन बायबल, ये टर्म भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। बायबल और नॉन बायबल। बायबल नॉन बायबल का मतलब होता है, बायबल का मतलब होता है जमानत। अगर मान लो आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपको जमानत मिल जाएगी, मतलब छोटी मोटी कोई गलती की, किसी से लड़ाई वड़ाई कर ली हो थोड़ी बूढ़ी, तो वो बाइबल में आएगा। कि थोड़ा बहुत मुँह से तू मैं हो गई, लड़ाई हो गई, तो वो बाइबल में आएगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं। लेकिन मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया, या फिर ये दहेज वहेज भी हो गया, ये भी नॉन बाइबल, ये नॉन बाइबल में आएगा, मतलब इसमें जमानत नहीं मिलेगी। बाइबल जिसमें जमानत मिल जाए, नॉन बाइबल जिसमें जमानत ना मिले। तो अपना जो दहेज प्रथा है वो क्या है? नॉन बाइबल, क्योंकि इसमें हमें जमानत नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये कॉग्निजेबल है, 3 साल से ज़्यादा की जेल होगी, बिना वारंट के अरेस्ट करेगी पुलिस। नॉन बाइबल है, जमानत भी नहीं होगी, जेल में चले गए, जब तक सजा पूरी नहीं होगी पूरे आप बाहर नहीं आ पाओगे, इसलिए मांगना मत दहेज किसी से। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये। दहेज मांगना नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब समझौता नहीं हो सकता। मान लो कि कुछ केसेस होते हैं, ऐसे होते हैं ना, लड़ाई हो गई किसी दोनों लोगों की, अब बाद में कोर्ट वोर्ट में गए, तो फिर दोनों ने आपस में कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम अब मतलब समझौता कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तो वो तो चलो हो गया। लेकिन जो दहेज वाला है, इसमें समझौता नहीं हो सकता। एक बार अगर एफआईआर तो नहीं कहते इसको हम, एक बार अगर शिकायत आपने कर दी तो वो क्या कहते हैं, समझौता दोबारा हो नहीं सकता। ये नहीं कि आप अपनी शिकायत को वापस ले लें, फिर उस पर पूरा केस चलेगा, पूरी उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो देखो कितना खतरनाक है। नॉन कंपाउंडेबल, समझौता ही नहीं हो सकता। मतलब वो लड़की वाले चाहे भी ना कि अगर बचा लें तो नहीं बचा पाएंगे दोबारा फिर। ये हो गया 8 की मतलब कि किस प्रकार का ये दहेज वाला सिस्टम है, कैसी कैसी सजा होगी, कॉग्निजेबल, नॉन बाइबल और कंपाउंडेबल। क्लियर। अब 8A क्या कहती है भाइयों? धारा 3 क्या आती? वो क्या कहते हैं, दहेज लेना या देना। धारा 4 दहेज मांगना। धारा 3 दहेज लेना देना। धारा 4 दहेज मांगना। अगर इन 2 धारा के तहत आरोपी बनाया गया, मतलब कोई आरोपी बन गया, तो उस व्यक्ति को खुद सिद्ध करना पड़ेगा कि वो निरपराधी है। उसे खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि वो निरपराधी है। मतलब अगर मान लो लड़की वालों ने बस बोल दिया ना कि दहेज मांग रहा था और मतलब केसेस हो गया, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा लड़के वालों को कि भाई मैंने दहेज नहीं मांगा था, ये वो मतलब खुद प्रूफ करना पड़ेगा। तो कितना खतरनाक लूप है, मतलब झूठ भी कितना केसेस चल सकते हैं इन चीज़ों पे। तो ये 8A कहता है, ठीक है, कि खुद प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। 8B क्या कहता है? ये डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में बताता है, मतलब जो दहेज रोकने के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, इनकी भी कमेटी वगैरह होती है, तो ऑफिसर जो होते हैं,
तो 8B ये कहता है, सेक्शन 8 का बी पार्ट कहता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। कौन बनाता है इसको, कौन अपॉइंट करता है, तो ये अपनी राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को नियुक्त करती है। ठीक है, और कितने नियुक्त करती है, कितने भी, जितनी ज़रूरत पड़ेगी जिस एरिया में उतने डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जगह है, यहाँ पे ये 2 3 ऐसे मतलब ये स्टेट बटा हुआ है ऐसे, तो यहाँ भी अपॉइंट कर दिया, यहाँ भी अपॉइंट कर दिया, यहाँ भी अपॉइंट कर दिया, यहाँ भी, मतलब अलग अलग जगह जितना उसको ज़रूरत लगेगा कि इतने होने चाहिए उतना वो अपॉइंट कर सकता है। कौन, स्टेट गवर्नमेंट। रट लेना, पेपर में पूछा जाता है कि कौन का अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। जो आपका दहेज प्रतिषेध अधिकारी मतलब डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो होता है। अब सेक्शन ये क्या कहते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की सहायता के लिए स्टेट गवर्नमेंट सलाहकार, मतलब अब वो इतना बड़ी काम संभालेगा तो उसके लिए कुछ उसकी एडवाइजरी भी होनी चाहिए, कुछ असिस्टेंट भी होने चाहिए। तो सलाहकार जो एडवाइजरी होते हैं वो एक एडवाइजरी बोर्ड भी अपॉइंट करती है। इससे 5 लोग इंक्लूड होते हैं, 2 महिला होती हैं इसमें, मतलब 5 लोग डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के अंडर काम करते हैं। उन 5 लोगों में 2 महिलाएं भी होंगी। ठीक है, कोशिश रहेगी 2 महिलाएं हो, ना हो पाए तो फिर कोई बात नहीं। अब सेक्शन 9 क्या कहता है कि नियम बनाने की शक्ति, मतलब ये डाउरी वाउरी से नियम कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर पावर होती है। कुछ पावरों को हटा के, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। पर सेक्शन 9 कहता है कि मोस्टली जो पावर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, कुछ बहुत पावर्स को छोड़कर, जैसे कि DPO मतलब डायरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। और सेक्शन 10 क्या कहता है, ये कहता है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियाँ, वही जो हम पढ़ चुके हैं, नियम बना सकती है थोड़े बहुत और ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। और बाकी जो भी होगा नियम वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, थोड़ी बहुत राज्य सरकार के पास भी है। ये हमने पढ़ लिया अपना ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का एक्ट, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में लिख दीजिएगा गुड या फिर अच्छा, जो भी आपको मन करे। बाकी मैं तो इसका पूरा कंटेंट बना दूंगा, आप देख सकते हैं इसको आराम से। पूरा आपका UPSI का पूरा सिलेबस आपका मूल विधि का मैं इसमें डाल दूंगा, जिससे कि आप इजीली 7 से 8 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप ये 7 से 8 ही कर, मतलब फुल जितना आता है वो पूरे मूल विधि आपका यहीं से बन जाए। इस हिसाब से मैं नोट्स बनाऊंगा, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही रखूंगा, पर ऐसा नहीं रखूंगा कि वो कम रहे आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, राधे राधे।